हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो एडीओ का एग्ज़ाम लेने वाला है 10 जनवरी से, उसके लिए हम लोगों ने जो बिहार का करंट अफेयर का कर रहे थे, उसी में आज हम लोग करेंगे अध्ययनता करंट घटना चक्र का जो आता है करंट अफेयर का अध्ययनतन दृष्टि। इसमें हम स्पेसिफिक आज करेंगे। आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 तक का इसमें है, बीपीएससी एडीओ के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत डिटेल में होगा ये, और ये वन लाइनर नहीं होगा, ये प्योर डिटेल में होगा। लगभग 20 से 25 पेज है इसमें, तो 2-2.5 घंटा का वीडियो बनेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। राज्य आधारित समसामयिकी घटनाक्रम। मैं इसके क्या करूंगा ना, ये बुक का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मैंने जो बिहार करंट अफेयर उसका मैं तोड़कर आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के पहला खबर है, बिहार में दैनिक यात्रियों को 3 नए रेल कॉरिडोर, दैनिक यात्रियों को 3 नए रेल कॉरिडोर मिले हैं। कौन कौन मिले हैं? 25 नवंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की है कि वो बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये 3 रेल कॉरिडोर पटना रिंग रेल नेटवर्क से जुड़े होंगे। इन कॉरिडोरों में बक्सर, आरा, लखीसराय, छपरा, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद सहित कई जिलों के स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। इन रेल कॉरिडोरों में लगभग में 260 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। तीनों कॉरिडोरों के निर्माण पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पटना से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों को जोड़ने के लिए दिरादगंज और फतुआ के बीच गंगा पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा रेल पुल बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित रेल पुल कच्ची दरगाह बिधरपुर 6 लेन सेतु पर समानांतर बनाया जाएगा। ये रेल पुल के सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद इस परियोजना की डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पटना शहर के चारों ओर सुलभ आवागमन के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसी तर्ज पे पटना में रिंग रेल नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। इसी तर्ज पे क्या होगा, पटना में रिंग रेल नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा, जो नए रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। 3 रेल कॉरिडोरों पर सुबह और शाम दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लोकल ट्रेनें चलाई जाएगी। दोपहर के समय जब दैनिक यात्रियों की संख्या कम होगी, तब इस कॉरिडोर पर लंबी दूरी की ट्रेन भी चलाई जाएगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से क्यूल के बीच बनाया जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से क्यूल के बीच बनाया जाएगा। नॉर्थ कॉरिडोर फतुआ, पटना, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच के चलेगा। सेंट्रल कॉरिडोर पटना फतुआ, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, तेलैया, गया और जहानाबाद के बीच विकसित किया जाएगा। अब आता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में 243 सदस्यों की विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 202 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया है। इसमें बिहार विधानसभा 2025 में दलवार सीटों का ब्यौरा देखा जाए तो बीजेपी को 89 सीट मिला है। बीजेपी को कितना सीटें मिली है? 89 सीटें मिली है। जेडीयू को मिला है 85 सीटें। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपीआरबी को मिला है 19 सीटें। आईएनसी मैंने कांग्रेस को मिला है 6 सीट और एआईएमआईएम को मिला है 5 सीटें। हमको मिला है 5 और बाकी सब ये सब आपका छोटा छोटा पार्टी है। टोटल आपको मेन याद रखना है, बीजेपी को आपको मिला है 89 सीट, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25 और एलजेपी को 19 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद की 10वीं बार शपथ ली और अब तक कुल 19 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली। कितने वर्षों तक? कुल 19 वर्षों तक राज्य की संभाली है। जबकि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली है। अब आइए महिला कबड्डी विश्व कप 2025। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने ढाका बांग्लादेश में 17 से 24 नवंबर के बीच आयोजित फाइनल में चीनी ताइपो को 35-28 से हरा कर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। रेतु नेगी की कप्तानी में भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजय रही और यह मौका था जब विश्व कप भारत के बाहर आयोजित हुआ। नोट, इससे पूर्व यह कप बिहार के राजगीर में प्रस्तावित था। अब आता है झारखंड का नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। बिहार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर और गोपालगंज
भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा किया है। भागलपुर जिले के गोलाडीह अंचल में 96.98 एकड़ सरकारी भूमि को औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। भागलपुर में नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए बिहार राज्य विद्युत आयोग ने एक निजी कंपनी को भूमि पट्टे पर देगा। गोपालगंज जिले का नोना पाकड़ खरीडी गांव में 32.66 एकड़ भूमि को नए औद्योगिक क्षेत्र में स्थापना के लिए BIADA ने 11.39 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर सशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। अब आ जाइए भूटान में प्रधानमंत्री तोसिंग ताबे का बोधगया यात्रा। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं तोसिंग तोबगे की बोधगया की यात्रा। भूटान के प्रधानमंत्री तोसिंग तोबगे ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन किए, जो यूनेस्को विश्व विरासत का स्थल है। महाबोधि मंदिर का यह पावन स्थल जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया के जिलाधिकारी और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने अध्यक्ष शशांक शुभंकर तथा अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री त्योसिंग तबागे का औपचारिक स्वागत किया। मंदिर प्रबंधन समिति की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी ने प्रधानमंत्री का महाबोधि महाविहार के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना का क्रियान्वयन की प्रक्रिया बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति जीविका के माध्यम से प्रारंभ की गई है, जबकि इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं राज्य के शहरी क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के लिए नगर विकास और आवास विभाग का सहयोग लिया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक महिला को रोजगार आरंभ करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद महिलाओं को रोजगार शुरू करने के उपरांत आवश्यक और आकलन के आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है, जिसके महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना से संबंधित अर्हता और पात्रता क्या है? आवेदिका की उम्र 18 से 60 की वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा अपने पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। आजीविका स्वयं अपने पति की सरकारी सेवा नियमित असंविदा पर ना हो। बिहार में प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा विस्तार की नई पहल। वित्त वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रखंड स्तर की ओर ले जाएगी। उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड स्तर पे की जाएगी। इसके बाद आपका इसी कड़ी में BRA बिहार विश्वविद्यालय के अधीन बिहार विश्वविद्यालय के अधीन 6 जिले में कुल 44 प्रखंडों को नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। मुजफ्फरपुर जिले में अरौई, बचोहा, मुल्हौर और गया घाट में मुजफ्फरपुर के औराई, बोचाहा, मुल्हौर और गया घाट प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर जिलों में प्रखंड से नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजा गया। जिससे पिछड़े क्षेत्रों में भी स्नातक स्तर की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। बिहार में 5 विश्वविद्यालयों के संबंध में 11 कॉलेजें शैक्षणिक सत्र 25-26 से अप्रेंटिसशिप एम्बेड डिग्री प्रोग्राम AEDP शुरू की जा रहे हैं। बीनू माकंड अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 में नालंदा का आदर्श राज्य का चयन। वर्ष 2025 में वीनू माकंड अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 17 अक्टूबर 2025 को पुडुचेरी स्टेडियम में किया जाएगा। अब बीकू माकंड अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के लिए चयनित आदर्श राज्य नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वे एक साई प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रानीपुर काला गांव के निवासी है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता BCCI द्वारा आयोजित की जाती है। फिर आता है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना।
5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें शैक्षणिक वर्ष से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना का विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए। इसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। योजना में छात्रों को केवल किताबें और क्लासरूम की सीमाओं तक सीमित न रखकर उन्हें देश के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किताबों और कक्षा के बाहर निकलकर व्यावसायिक अनुभव दिलाना, ताकि वे भारत की विविधता, धरोहर और भूगोल से सीधे देख समझ सकें। बिहार अंतरिम मतदाता सूची 2025 सितंबर 2025 में जारी की गई बिहार के अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत है, जो जून 2025 में 7.89 करोड़ मतदाता से लगभग 6% कम है। इसी कमी को उस अवधि में दर्ज की गई जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 3 महीने के लिए विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR संचालित करने की घोषणा की थी। बिहार का सर्वाधिक क्षमता वाला बैटरी आधारित सौर बिजली घर स्थापित कहाँ हो रहा है? तो कजरा जिला लखीसराय में। क्या बोल रहा है? बिहार का जो सर्वाधिक क्षमता वाला बैटरी आधारित सौर बिजली घर है वो कहाँ स्थापित हो रहा है? तो वो कजरा में हो रहा है, जो जिला लखीसराय में पड़ता है। कहाँ पे हो रहा है सर्वाधिक क्षमता वाला बैटरी आधारित सौर बिजली घर? तो आपका कजरा में हो रहा है, जो लखीसराय बिहार में पड़ता है। परियोजना क्या है? तो इसकी कुल क्षमता या संयंत्र 2 चरणों में विकसित की जाएगी। यह संयंत्र जो है यह संयंत्र 2 चरणों में विकसित की जाएगी। इसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर ऊर्जा होगी। कितनी क्षमता होगी इसकी? कुल 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता होगी। मैंने 301 मेगावाट इसके सौर से ऊर्जा निकलेगा और 495 मेगावाट घंटा बैटरी स्टोरेज होगी। यह देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर यह देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर है। कजरा सोलर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1810.34 करोड़ है। कजरा सोलर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? 1810.34 करोड़ है। यह परियोजना बिहार की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा बैटरी में स्टोर कर रात में पीक आवर में आपूर्ति की जा सकेगी। नीतीश कुमार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक सहायता मिल रही है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का 12वां संस्करण 2025 क्या है? इसका मतलब 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू JNL स्टेडियम नई दिल्ली में क्या विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का 12वां संस्करण आयोजित कहाँ हो रहा है? तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू JNL स्टेडियम नई दिल्ली में भारत के शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। शैलेश कुमार ने हाई जंप में T63 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 1.91 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। कितना लगाया? तो 1.91 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई है। शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले के इस्लाम नगर गांव के रहने वाले। शैलेश कुमार कहाँ के रहने? पूछ सकता है शैलेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तो जमुई जिले के इस्लाम नगर गांव के रहने वाले हैं। प्रतियोगिता में भारत के पैरा एथलीट वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीता था। प्रतियोगिता में भारत के जो पैरा एथलीट है वरुण भाटी, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर आता है मखाना महोत्सव 2025। मखाना महोत्सव 2025 4 से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना गांधी मैदान में स्थित ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन किया। कहाँ पर हुआ? तो यह गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम के दौरान मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट की विमोचना हुई। क्या होता है? मखाना संस्कृति से समृद्धि तक की रिपोर्ट पे विमोचन किया गया। अब आता है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा परियोजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। बिहार सरकार ने कला, संस्कृति और युवा विभाग के पारंपरिक कलाओं की संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। बिहार सरकार ने कला और संस्कृति के युवा विभाग ने पारंपरिक कलाओं के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ लोक कलाओं, संगीत परंपराओं और चित्रकला को पारंपरिक गुरु शिष्य प्रणाली के माध्यम से पुनर्जीवित करना है।
फिर आपका आता है, इस योजना में बिहार सरकार ने 1.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें कुल 20 गुरु, 20 संगीतकार और 160 शिष्यों का चयन किया। जैसे कितने गुरु होंगे? 20 गुरु होंगे, 20 संगीतकार होंगे और 160 शिष्यों का चयन किया जाएगा और सभी को धनराशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। गुरुओं को प्रतिमाह 15,000 रुपये प्रतिमाह, संगीतकार को 7,500 रुपये प्रतिमाह और शिष्यों को 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। चयनित कला को 2 वर्ष तक का परीक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिमाह कम से कम 12 दिन उपस्थित रहना अनिवार्य है। गुरु की आयु कम से कम 50 वर्ष हो और बिहार का स्थायी निवासी हो। संबंधित दुर्लभ या लुप्तप्राय कला में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। योजना में वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानजनक मासिक आय मिलेगी और पारंपरिक लुप्तप्राय कला के रूप में संरक्षण संवर्धन सुनिश्चित होगा। यह योजना ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रतिभाओं को अपनी कला निखारने के और मंच प्राप्त करने का अवसर देती है। फिर आता है पूर्णिया सीमेंट स्टेशन पर सेक्स स्टैंडर्ड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन। क्या लिखा है? पूर्णिया सीमेंट स्टेशन पर सेक्स स्टैंडर्ड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया स्थित सीमेंट स्टेशन पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्र गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित सेक्स सीडेंट सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया। यह नई सुविधा 10 करोड़ के केंद्रीय सहायता से स्थापित की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 लाख डोज खुराक है। यह मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई है। स्वदेशी तकनीक गोशॉट का उपयोग करके सेक्स ट्रैकिंग के लिए किया जाएगा, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के किसानों को उचित दर पे सेक्स स्टार्टेड सीमेन उपलब्ध होंगे। जो गाय लोग को जो प्रेग्नेंट करता है ना, उसके लिए जो सीमेन लगता है ना, उसका यहाँ बात हो रहा है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन स्वयं राष्ट्र गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से स्थापित किया गया और यह सरकारी क्षेत्रों में सबसे बड़े सीमेंट स्टेशनों में से एक है और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी तरह का पहला स्टेशन है। वर्तमान में यह स्टेशन प्रतिवर्ष 50 लाख सीमेंट डोज का उत्पादन कर रहा है और यह डेयरी सेक्टर में विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेक्स सर्किट तकनीक लगभग में 90% सटीकता के साथ गाय के बच्चियों को जन्म के देने की संभावना बढ़ जाती है। सेक्स सर्टिंग तकनीक में 90% सटीकता के साथ गाय बच्चियों का जन्म का संभावना बढ़ती है। इससे अनचाहे नर बछड़ों की संख्या घटती है। पशुपालकों के आर्थिक बोझ कम होता है और दूध उत्पादनता क्षमता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, जो पुरुषों का जो होता है ना, उसको हटा देता है, सिर्फ महिलाओं से बछिया ही जन्म ले, इस तरह का इसमें कुछ किया जाता है साइंटिफिक तरीके से। फिर आता है पीएम विश्वकर्मा योजना और मेगा कॉम्प्लेक्स। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने बिहार में बोधगया और पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब होगा कॉन्क्लेव का आयोजन पीएम विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने, जबकि राज्य मंत्री शोभा करदलाजे और बिहार सरकार के मंत्री उपस्थित। क्या बोल रहा है? कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी ने और राज्य मंत्री शोभा करदलाजे और बिहार के सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को तहत 2 वर्षों के लिए 30 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत, 23 लाख को निःशुल्क कौशल परीक्षण, 8 लाख को टूल किट वितरण और 5 लाख कारीगरों को 4,100 करोड़ रुपए की जमानत मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। बिहार में अब तक कुल 1.62 लाख कारीगर पंजीकृत है और 1.05 लाख परिचित है। लगभग में 19,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे, जिसमें से 92% से अधिक SC/ST OBC और 33% महिलाएं हैं। फिर आता है गया जिले में अकेले 735 कारीगरों को 7 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किया जाएगा। कॉन्क्लेव में पीएम विश्वकर्मा, PMEGP और NSSH के 2,500 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया है और 17 से 18 सितंबर 2025 तक लगे प्रदर्शनियों में 100 स्टॉल के माध्यम से कारीगरों के उत्पादन के प्रदर्शन और बिक्री हुई है। कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र, टूल किट, PMEGP लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी और KBIC द्वारा सिलाई मशीन और NSSH के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को सुदृढ़ करने के लिए MSME मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और IRMA भारत आनंद के साथ MOU पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बेरोजगारी स्थानांतरण
तक विस्तार। बिहार 18 सितंबर 2025 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़कर अब कला, विज्ञान और वाणिज्यिक संकाय और बेरोजगार स्थानांतरित युवकों, पुरुष और महिला को भी इसमें शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत पात्र स्थानांतरकों को 2 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। यह विस्तार 20 से 25 वर्ष की आयु में उन स्थानांतरकों के लिए है जो आगे की पढ़ाई में नामांकित नहीं है, कोई नौकरी सरकारी, निजी, सरकारी या स्वरोजगार की नहीं है और सक्रिय रूप से रोजगार और नौकरी की तलाश में है। इससे पहले यह योजना केवल इंटरमीडिएट या 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों के लिए लागू की गई थी। अब इसमें स्थानांतरक बेरोजगार युवाओं को भी शामिल किया गया। अगर आपको इसका PDF तो मिल ही जाएगा, अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका MCQ करवा दूंगा। तो ये जो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका मैं AI की मदद से MCQ बनवा दूंगा। तो बोलिएगा तो मैं ऐसा करूँगा। आप लोग कमेंट बताइएगा तो मैं ऐसा करूँगा कि अगर आप इसको बोलिएगा तो मैं इसका AI के थ्रू इसका मैं सारा जितना 20 पेज है सबका MCQ बनवा दूंगा, 100 से 150, और उसका हम लोग डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगा। आप बताइएगा इसके बारे में कमेंट करके। तो आपका अगर एक भी कमेंट आया तो मैं फिर करूँगा। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह और ई नीलामी 2025 में बिहार के सांस्कृतिक विरासत की विशेष भागीदारी। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह और ई नीलामी 2025 में बिहार के संस्कृति विरासत को विशेष भागीदारी। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह और ई नीलामी के 7वां संस्करण इस वर्ष बिहार के संस्कृति विरासत और राष्ट्र मंच पर विशेष स्थान मिला है। यह मधुबनी और सिक्की कला सहित राज्य के 40 वरिष्ठ वस्तुएं नीलामी के लिए रखी गई है। ई नीलामी संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMA नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई है। ई नीलामी के विस्तृत चिन्ह शामिल है जो नागरिकों और संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया। इससे प्राप्त धनराशि नमामि गंगे परियोजना के लिए उपयोग की जाएगी। बिहार की नीलामी का प्रमुख कलाकृति कौन कौन है? बिहार से नीलामी के लिए प्रमुख कलाकृति कौन कौन आई है? बिहार में नीलामी के लिए प्रमुख कलाकृति आई है भगवान कृष्ण और गोपियों की मधुबनी पेंटिंग, कलम और शिवलिंग के साथ महिलाओं को दर्शाती मिथिला पेंटिंग, भगवान राम और सीता और सिक्की आर्ट फ्रेम जिसमें दरभंगा के विधायक संजय सरावगी द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। नीलामी की वस्तुओं को 2 अक्टूबर 2025 तक NGMA दिल्ली में सार्वजनिक अवलोकन के लिए और ऑनलाइन बोली के लिए pwment.government पर उपलब्ध कराया जाएगा। परपौती थर्मल पावर प्लांट भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में परपैती क्षेत्र में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 2400 मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना विकसित की जाएगी, जिसमें 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 3 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसका निर्माण के दौरान 10,000 और संचालन के बाद 3,000 स्थायी रोजगार सृजित होने की संभावना है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि 1,050 एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए मात्र ₹1 प्रति वर्ष पट्टे पर और अडानी पावर को देने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय के विरुद्ध विपक्ष ने पटना के प्रदर्शन किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत राज्य कैबिनेट में अगस्त 2025 की नीति ने स्वीकृति, जिसमें पात्र निवेशकों को प्रतीकात्मक ₹1 की दर से भूमि आवंटन की अनुमति है। अतः ₹1 में भूमि देना केवल अडानी समूह तक सीमित नहीं है। बिहार में 2 नई रामसर स्थल के आर्द्रभूमि। बिहार में 2 नई रामसर आर्द्रभूमि कैसे मिला? तो बिहार में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को मजबूत करने के लिए बिहार के 2 आर्द्रभूमि के नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आपका आता 2 आर्द्रभूमि कौन कौन है? तो गोकुल जलाशय बक्सर, जो क्षेत्रफल 448 हेक्टेयर या गंगा के नदी के दक्षिणी किनारे में स्थित है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, जो 319 हेक्टेयर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य से घिरी हुई है और विशेषकर पंचोड जैसे प्रवासी पंछियों में महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्रय स्थल है। 2 आर्द्रभूमि गोकुल झीलें हैं, जो किसी घुमावदार नदी के किनारे पड़ने वाली चंद्राकार झीलें होती है। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हो गए। बिहार में कितने 5 हो गई? 5 कौन कौन है? पहले 3 कौन कौन थी? तो काबर झील बेगूसराय में, नागी पंछी अभयारण्य जमुई में और नकटी पंछी अभयारण्य जमुई में थी। 2 नए बन गए हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय। गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय। ऑपरेशन नया सवेरा। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को अवसर पर बिहार पुलिस के मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान मुख्य रूप से शोषणकारी क्षेत्रों के मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिगों को बचाने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से चलाया गया है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 की थीम में मानव तस्करी, संगठित अपराध, शोषण समाप्त करे रखी गई है, जो इस समस्या को गंभीरता से इसे संगठित अपराध के रूप में पहचानने पर जोर देती है।
ऑपरेशन नया सवेरा एक 15 वर्षीय अभियान है जो 31 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक चलाया गया है। इसमें मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और ऑर्केस्ट्रा समूह जैसे हो रहे शोषण के शिकार व्यक्तियों को बचाने और पुनर्निर्वासित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एशिया रग्बी अंडर 20 सेवर्स चैंपियनशिप 2025। एशिया रग्बी अंडर 20 सेवर्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। महिला वर्ग ने भारतीय अंडर 20 महिला टीम ने उज्बेकिस्तान से हराकर कांस्य पदक जीता है। महिला वर्ग के फाइनल में चीन ने हांगकांग को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि हांगकांग ने रजत मिला था, और मलेशिया के चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। महिला वर्ग में हांगकांग चाइना ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण और हांगकांग ने रजत, और भारत को ने उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला टीम ने बिहार के 4 खिलाड़ी गुड़िया कुमारी, इस टीम में 4 खिलाड़ी बिहार की थी। कौन कौन थी? गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और आरती कुमारी। कौन थी? गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और आरती कुमारी शामिल थी। एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेस चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक शुभंकर अशोक नाम का खरगोश था। एशिया रग्बी अंडर 20 में सेवेस चैंपियन भारत आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो वो अशोक नामक एक खरगोश था। अशोक कौन था? तो खरगोश था। अब आइए, इसके बाद प्रतियोगिता में 9 एशियाई देशों के कुल 192 खिलाड़ी, 32 कोच, सहायक स्टाफ और 50 तकनीकी अधिकारी शामिल थे। भाग लेने वाले देशों में चीन, हांगकांग, यूएई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, मेजबान भारत शामिल था। यह 2 दिन में कुल 40 मैच खेले गए, जिसमें सबसे तेज तरार और व्यस्त टूर्नामेंट रहा। ये जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना का बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने आपातकाल 1975-77 के दौरान जयप्रकाश जेपी आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाले सेनानियों को पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय उन लोगों के संघर्ष और बिहार में लोकतांत्रिक और विकासात्मक इतिहास में उनके योगदान को सम्मान करने के उद्देश्य से किया गया है। जिन जेपी सेनानियों ने 6 माह से अधिक के समय जेल तक रहकर आंदोलन किया था, उन्हें 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और जिन लोगों ने 6 माह तक जेल में समय बिताया तथा उनकी पेंशन 7,500 से बढ़ा के 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इन किसी पेंशनभोगी जेपी सेनानी की मृत्यु होने पर उनके जीवित पत्नी या पति को भी वही पेंशन राशि मिलती रहेगी। यह संशोधित जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत किया गया है, जो वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया था। वर्तमान में बिहार में 3,354 व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त हो रहा है। कितने को मिल रहा है? 3,354 व्यक्तियों को मिल रहा है। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत ने, और पूरा टूर्नामेंट बिहार के राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ है। टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चला, जिसमें एक ही परिसंघ में कुल 8 टीमें भाग ली है। फाइनल परिणाम भारतीय चैंपियन बना और इसमें अपना चौथा एशिया कप किताब जीता, जबकि दक्षिण कोरिया उपविजेता रहा। मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा। पूरे टूर्नामेंट में 24 मैच खेले गए और इन मैचों में कुल 164 गोल किए गए, यानी औसतन प्रति मैच में 6.83 गोल बने हैं। मलेशिया के अखीमुल्लाह मनवर ने कुल 12 गोल दबाकर टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर का खिताब अपने नाम किया है। भारत के अभिषेक नैनन ने शानदार खेल के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट प्लेयर चुना गया। किसे चुना गया बेस्ट खिलाड़ी? अभिषेक नैनन को चुना गया है। मलेशिया के एलडी वॉलियन जेनिफर्स ने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी, बेस्ट यंग प्लेयर नाम घोषित किया गया है। दक्षिण कोरिया के गोलकीपर किम जेन वन को शानदार गोलकीपिंग के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था। अब आइए, बिहार 2025 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज। 26 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को तेजी करना और बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 आगे बढ़ते हुए इस पैकेज की अवधि 31 मार्च 2016 तक कर दी गई है, और इस पैकेज के जरिए सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने और बिहार में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का इरादा रखती है। निवेश बढ़ावा योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले निवेशक ₹1 के प्रतीकात्मक शुल्क पर जमीन ले सकते हैं, और इन इकाइयों में कम से कम 100 करोड़ रुपए होंगे और 1,000 लोगों को रोजगार सृजित करेगा, जिन्हें 10 एकड़ तक की भूमि उपलब्ध होगी। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने वाली परियोजनाओं को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी, और फॉर्च्यून 500 की श्रेणी वाली कंपनियों को अलग से 10 एकड़ भूमि प्रदान की जाएगी।
जो निशुल्क और निशुल्क जो निवेशक या निशुल्क और नाम मात्र शुल्क वाली भूमि योजना नहीं चुनेंगे, उन्हें BIADA द्वारा निर्धारित भूमि दर पे 50% छूट के साथ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने पटना के नज़दीक फतुहा स्थित फिनटेक सिटी परियोजना के लिए 242 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर 408.8 एकड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दिया। यह फिनटेक सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका वित्त सेवाओं का दायरा और मजबूत दोनों बढ़ेगी। बिहार के 5 जिलों में नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। बिहार सरकार ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 5 नए जिलों में इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने का प्रस्ताव को कैबिनेट सब बैठक में मंजूरी दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गोपालगंज जिले में पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार को स्वीकृति भी दी गई है। नई योजना में राज्य में अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन कम होगा। बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा और मधेपुरा जिले में कुल 2627 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जाएगा और इन 5 जिलों में इंडस्ट्रियल हब के विकास के लिए कुल 812 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पटना जिले में बख्तियारपुर में 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए कुल 219 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। पटना के राजकीय तिब्बी चित्कर्ष विश्वविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय तिब्बी चित्कर्ष विश्वविद्यालय के अस्पताल का शिलान्यास पटना सिटी के अगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में किया है। राजकीय तिब्बी चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण में कुल 264 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। राजकीय तिब्बी चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल को वर्ष 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राजधानी पटना के कदम कुआं स्थित तिब्बी कॉलेज के अगम कुआं स्थित नए परिसर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कदम कुआं स्थित तिब्बी कॉलेज के भवन के निर्माण पूरा होने के बाद राजकीय आयुर्वेद चित्कर्ष महाविद्यालय को सौंप दिया जाएगा। राजकीय तिब्बी चित्कर्ष महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में किया जाएगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन को मंजूरी। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी 29 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। यह आयोग मुख्य रूप से राज्य में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना और उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। आयोग का संरचना यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम एक प्रतिनिधि महिला और ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा, जिसमें समावेशिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। एक अनुमान के अनुसार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अंतर्गत 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आएंगे, जो राज्य के नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत हैं। फिर आता बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति पुस्तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 जुलाई 2025 को वैशाली के बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय लगभग 550 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत से निर्मित हुआ है। इसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को आमजन के दर्शन हेतु रखा गया था। इस अवसर पर 15 देशों का बौद्ध भिक्षुएं उपस्थित हुए थे। यह संग्रहालय पवित्र पुष्करनी तालाब और पौराणिक मार स्तूप के समीप 72 एकड़ भूमि पर विस्तृत किया गया। इसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख घटनाओं का रोचक रूप से प्रदर्शित किया गया। इसका निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया और यह संग्रहालय 4300 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल तक में फैला हुआ है। संग्रहालय का निर्माण प्रयुक्त गुलाबी पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं और यह विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी चिपकने वाली पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। निर्माणाधीन बुद्ध बौद्ध स्तूप की कुल ऊंचाई 33 मीटर, आंतरिक व्यास 38 मीटर और बाहरी व्यास 50 मीटर है, जिससे इसकी भव्यता और वास्तुकला के बौद्ध दर्शन की झलक स्पष्ट होती है। अब आता है बिहार पात्रता समान पेंशन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जुलाई 2025 को यह घोषणा की है कि पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। पेंशन में की गई यह वृद्धि बिहार पात्रता सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य पत्रकारों को जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। या किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को जीवन साथी को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पूर्व आश्रित जीवन साथी को केवल 3,000 रुपये प्रतिमाह दी जाती थी, जो अब संशोधित कर बढ़ा दी गई है। अब आता है कैग रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार की आर्थिक स्थिति। 25 जुलाई 2025 को जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही, जो भारत की औसत विकास दर 9.60% से लगभग में 4.87% अधिक है। देश के राज्यों में विकास दर की तुलना में बिहार का स्थान चौथा है। हम लोग अभी अगर टोटल ग्रोथ देखेंगे तो देश में चौथे स्थान पर ग्रोथ का स्पीड के लिए। जिन राज्यों में विकास दर बिहार से अधिक रही वो है असम, 19% का असम में विकास हो रहा है, सिक्किम में 14.67 और तेलंगाना में 14.50 का विकास हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 66,828 रुपये थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। अब 22-23 में यह प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये से 23-24 से बढ़कर 12.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आता है प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी शहर में 7200 करोड़ रुपए से अधिक के 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके तहत निजी क्षेत्रों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवकों को 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा घोषित की गई नई योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आ जाएगी और सरकार 1 अगस्त से प्रभाव जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रेरित करना और प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की उपलब्धियां। 17 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के अंतर्गत बिहार के पटना शहर को वाटर प्लस प्रमाण प्राप्त हुआ है। गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पटना और गया के 3 सितारा रेटिंग, भागलपुर को सुपौल को 1 सितारा रेटिंग प्राप्त हुआ है। गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी पटना को श्रेणी में और गया को 3 सितारा रेटिंग प्राप्त हुआ है। भागलपुर सुपौल को 1 रेटिंग प्राप्त हुआ है। राज्य के 100 शहरों को ODI प्लस ओपन डिफेंसिव फ्री प्लस प्रमाण मिला है, जबकि गया को वर्ष 2024 में ODI प्लस प्लस फ्री प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पटना को बिहार का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पटना को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में गया को 27वां स्थान मिला है। स्वच्छ क्षेत्रों के निरंतर प्रयासों के लिए पटना नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से प्रमाणित किया गया। दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में पटना की 2 महिलाओं सफाई कर्मी सुलेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया। दिल्ली में जो आयोजित समारोह हुआ उसमें पटना की 2 महिलाएं सफाई कर्मी कौन कौन, सुलेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे बसे 88 शहरों में पटना को स्वच्छ रैंकिंग 24-25 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 23-24 में छठे स्थान पर था। ये इंडियन ओपन एथलीट्स मीट 2025। बिहार राज्य में पटना शहर में 19 जुलाई 2025 को पहली बार इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी की है। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। परिणाम में 100 मीटर पुरुषों के 10,000 मीटर में शिवम है, महिलाओं के 10,000 मीटर में नंदिनी गुप्ता, पुरुषों के 1500 मीटर में राहुल है, महिलाओं के 1500 मीटर में लक्ष्मी प्रिय किसान है, महिला डिरेक्स थ्रो में अमीरा अनवर शाह है, महिलाओं के ट्रिपल जंप में किमी सोनम है। इसके पुरुषों के 200 मीटर में राजा बाबू है, पुरुषों के डिस्क थ्रो में रोहित कुमार है, महिला के 200 मीटर में शिव कुमार ममाती है और पुरुषों के ट्रिपल जंप में पुनीत कुमार, विशाल भारद्वाज और सनय रस्किया है। पुरुषों की लंबी कूद में सुलीन पारघिए है, पुरुष शॉटपुट में आकाश ग्रेवाल है, महिलाओं के गोल फेंक में विधि है। पुरुषों में 100 मीटर में सेनिया वाला वर्धन है, पुरुषों के भाला फेंक में विपुल यादव है, महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल है, महिला लंबी कूद के लिए मनीषा मरेल है और पुरुषों के 400 मीटर में ब्रिजेश सिंह है। इसे बताइए। अब बताइए बिहार के प्रत्येक मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाता वाला भारत का पहला राज्य बना। बिहार भारत का
पहला राज्य बन गया जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन पर मतदाता संख्या 1200 से कम सुनिश्चित की गई है। बिहार में वर्ष 2025 में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए ताकि मतदाता भार को कम कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम और सुचारू बनाया जा सके। नए मतदान केंद्र जोड़ने के बाद बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या हो गई 90,712। बिहार में कुल कितने मतदान केंद्र है? तो 90,712 मतदान केंद्र है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 24 जून 2025 को जारी SIR आदेश के प्रति मतदान केंद्र के अधिकतम मतदाता की संख्या को सीमा 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% क्षैतिज आरक्षण। 8 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दिया है। 35% क्षैतिज आरक्षण विशेष रूप से केवल बिहार के डोमिसाइल स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा, जिससे राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवा में अधिक अवसर मिल सके। इस कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें बिहार आरक्षण नीति एक प्रमुख निर्णय रहा। और वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगजनों के पेंशन मासिक वृद्धि की घोषणा। बिहार सरकार ने 21 जून 2025 को वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन में 700 रुपये मासिक वृद्धि की घोषणा की है। वृद्धि के बाद लाभार्थियों को अब 400 रुपये की बजाय कुल 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। फिर आता आपका यह संशोधित पेंशन योजना जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा। बिहार ने किया ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण। बिहार के क्षेत्र में 100% रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण करने वाले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, जिससे ब्रॉडगेज नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती, ताकि भारत को 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसके बाद आता वर्तमान में बिहार में 57 नए रेलवे प्रोजेक्ट क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें से वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बजट में राज्य को रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जाएगा। बिहार कैबिनेट को वर्ष 2025-26 के लिए घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य। बिहार कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रमुख रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया है। इस निर्णय के अनुसार चना दाल के लिए MSP 5,650 रुपये मैंने 5650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वही सरसों के लिए MSP 5,950 रुपये। सरसों के लिए कितना है? 5,950 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वही मसूर लाल दाल जिसे लाल दाल के लिए सबसे अधिक MSP 6,700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया, 6,700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पटना में 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु बिहार सरकार देगी मंजूरी। बिहार सरकार ने 17 जून 2025 को पटना में एक 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कुमार इंफ्राटेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड को लेटर ऑफ ऑर्डर LOA जारी करने की मंजूरी दी है। यह होटल पाटलिपुत्र, अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड के सुल्तान पैलेस परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डेवलपर्स को जमीन 90 वर्षों की लीज पट्टे पर प्रदान की जाएगी। इसकी प्रारंभिक पट्टे की अवधि 60 वर्षों की और इसे स्वचालित रूप से 30 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। फिर आता है इस योजना के सार्वजनिक भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। SAP में कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का अनुबंध वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष सहायता पुलिस SAP में कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के अनुबंध को वित्त वर्ष 25-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय के तहत कुल 1717 सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध बढ़ाया गया, जिसमें शामिल है 1698 जवान, 10 जूनियर कमांड ऑफिसर JSO और 9 रसोइया हैं। बिहार में गंगा नदी पे 6 लेन पुल का उद्घाटन। बिहार में गंगा नदी पे 6 लेन पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून 2025 को किया। यह पुल पटना और राधोपुर के बीच यातायात को आसान बनाए। कहाँ से कहाँ तक? पटना और राधोपुर के बीच यातायात को आसान बनाएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह पुल कच्ची दरगाह पटना और बिदुपुर वैशाली तक फैली है। यह NH31 NH 322 तक जुड़ेगा। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर है। फिलहाल इसका 4.57 किलोमीटर का हिस्सा पूर्ण हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को किया।
परियोजनाओं के निर्माण के कार्य 3 चरणों में किया जाना है। पहला चरण है कच्ची दरगाह NH 31 से वैशाली के राधोपुर देरा तक, और द्वितीय चरण है हाजीपुर महनात पथ से चक सिकंदर तक, और तीसरा चरण है राधोपुर दरिया से हाजीपुर मुनहार तक है। यह इसका निर्माण कार्य L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस पुल में वर्ष 2015 को मंजूरी दी गई थी। साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ 2 नई इकाइयों का गठन। बिहार सरकार ने जून 2025 में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए 2 नई इकाइयों का निर्माण का गठन का निर्णय लिया है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गठित इकाइयों का नाम साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई रखा गया है, जबकि नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के नियंत्रण के लिए एंटी नारकोटिक ब्यूरो सह मद्य निषेध इकाई का गठन किया जाएगा। अब आ जाइए दो नई रे न, दो इन दोनों इकाइयों की स्थापना केंद्र सरकार और राज्य गृह विभाग के सहयोग से की जाएगी, जो राज्य के कानून व्यवस्था और तकनीकी अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फिर आता है बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून 2025 को बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, जो पटना के अशोक राजपथ पर निर्मित है। अशोक राजपथ पर अब 3 तरह के ट्रैफिक चलेगा। टियर 1 पटना कॉलेज से BN कॉलेज के मध्य, और टियर 2 कारगिल चौक पटना से साइंस कॉलेज होते हुए शताब्दी द्वारा 2.2 किलोमीटर लंबा, और टियर 3 सड़क शामिल है। 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025 2 से 6 जून 2025 तक 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025 का 20वां संस्करण मनीला फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के बिजली ऊर्जा क्षेत्रों में हुई प्रगति को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहार की ओर से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक महेंद्र कुमार ने प्रतिनिधित्व किया और राज्य में ऊर्जा उपलब्धियों का वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। फिर आता है बिहार में काला हिरण अभ्यारण्य। मई 2025 में बिहार सरकार ने राज्य का पहला काला हिरण अभ्यारण्य बक्सर जिले के नवागढ़ प्रखंड स्थित बेरादेव पीलापुर मौजा में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 12 एकड़ भूमि चिन्हित कर विभाग को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जो भोटाली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह अभ्यारण्य राज्य के वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। फिर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48,520 एकड़ की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन और शिलान्यास किया। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकट में कुल 48,520 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजना में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 और 3 गुने 800 मेगावाट भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गोपालगंज में बनने वाले एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया, जिसका क्षेत्र यातायात पर महत्वपूर्ण सुधार होगा। साथ ही सोननगर मोहम्मदगंज और के बीच तैयारी तीसरी रेल लाइन के राष्ट्र को समर्पित करना है। यह रेल लाइन बिहार और झारखंड के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाएगी। पटना मेट्रो इंद्रधनुष रंगों की होगी और रूट की पहचान। पटना मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए रूट की पहचान इंद्रधनुषी रंग के आधार पर की जाएगी, जहां पहले फेज में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉरिडोर 1 में रेड लाइन और कॉरिडोर 2 को ब्लू लाइन के रूप में दर्शाया जाएगा। कॉरिडोर 2 को 5 स्टेशनों में मेट्रो सेवा पहले से शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया। इस सेक्शन में कुल 6.107 किलोमीटर होगी। ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार। बिहार राज्य चुनाव आयोग के ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। देश का पहला राज्य होगा जहां शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। 6 नगर पंचायत और 36 अन्य नगर निकायों के लिए है। पहला 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में शुरू होगी। ई वोटिंग SECBR नामक एक मोबाइल ऐप है। इसका प्रयोग सीडेक और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। बिहार राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 26 जिलों के 479 मतदान केंद्रों में 2,94,719 पात्र मतदाताओं में से 69.49% ने ई वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रवासी मजदूर, दिव्यांग, गर्भवती महिला, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदान इस प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। ई वोटिंग में ब्लॉकचेन, लाइवनेस डेटोनेशन, फेस स्कैन, फेस कंप्रेशन जैसी तकनीक शामिल है, जिससे यह प्रणाली छेड़छाड़ रोधी टेम्पर प्रूफ होगी। यह प्रणाली वीवीपैट सुविधा और बुलेट प्रूफ डिजिटल सुविधा के साथ आएगी। अब तक यह केवल एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश था जहां राष्ट्र स्तर पर ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई थी।
अब आता है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 891 लड़कियों को प्रति 1000 लड़के दर्ज की गई। वही वर्ष 2020 में 964 था। बिहार के बाद महाराष्ट्र 906, तेलंगाना 907 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जहां लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम कम रहा। वहीं नागालैंड 1068, अरुणाचल प्रदेश 1036, लद्दाख 1027, मेघालय 972 जैसे राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, जो लैंगिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक संकेत है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मिली मंजूरी। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मिली मंजूरी। 28 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों की समिति ने 120.10 किलोमीटर के लंबे 4 लेन एक्सप्रेस के नियंत्रण पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिया। यह परियोजना हाइब्रिड इनोवेटिव मोड पर विकसित की जाएगी। इसकी कुल पूंजीगत लाभ 3712 करोड़ से अधिक निर्धारित की गई है। नए कॉरिडोर में 10.6 किलोमीटर ब्राउनफील्ड राजमार्ग मौजूद है के उन्नयन के साथ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह कॉरिडोर भीड़ भाड़ कम करेगा और आरा, गढ़हली और पारो, विक्रमगंज, मोकर, सासाराम जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की कनेक्टिविटी का आवागमन को बेहतर बनाएगा। बिहार में दो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को सौगात। केंद्र सरकार ने बिहार में 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान, जिसमें कुल लागत आपका 2200 करोड़ रुपए है। पहली परियोजना के तहत पटना जिले में रामनगर के कच्ची दरगाह के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह असम दरभंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा और पटना रिंग रोड से भी जुड़ेगा। कॉरिडोर में NH-19, NH-27 को आपस में जोड़ा जाएगा और बिहार के आंतरिक क्षेत्रों को झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की सीधी कनेक्टिविटी देगा, जिसमें माल ढुलाई और यातायात की दक्षता में सुधार होगा। दूसरी परियोजना के अंतर्गत किशनगंज जिले में NH-27 और NH-237E जोड़ने वाले 24.849 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। यह मार्ग किशनगंज बहादुरगंज तक जाएगा। इसमें सीमांचल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सड़क गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। बिहार भारत का पहला लघु मॉड्यूल रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। भारत सरकार ने बिहार राज्य के नवादा जिले में रजौली में पूर्वी भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। यह संयंत्र 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला होगा। इसका स्थापना केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत की जाएगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन का प्रमुख उद्देश्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMRs के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, ताकि भारत को परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMRs को चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0। बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन 24 जनवरी 2025 को पटना स्थित होटल ताज में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इस अवसर पर देश विदेश में खेल और क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान बनाने वाले प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को साल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित खिलाड़ियों में शामिल है दीपा मलिक, पैरा ओलंपिक विजेता और प्रेरणा की प्रतीक मानी जाती है। दीपा मलिक जो है वो पैरा ओलंपिक विजेता और इसे प्रेरणा की प्रतीक मानी जाती है। विजेंदर सिंह भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है। ये P.R. श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध पूर्व गोलकीपर है। हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच है। हरेंद्र सिंह कौन है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। शिव केशवन, जिन्होंने 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। शिव केशवन को शरद कुमार को बिहार से संबंधित पैरा ओलंपिक के पदक विजेता है। शरद कुमार कौन है? तो बिहार से संबंधित पैरा ओलंपिक के पदक विजेता हैं। वही जयप्रकाश सिंह मोहम्मद रेयान, जिन्हें अनसंग चैंपियन गुरुनाम किंतु महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। अब आता है आपका 20वां नंबर गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी। गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी 8 वर्षों के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर भाग लिया और झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित थी। झांकी मुख्य रूप से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में दर्शाया गया, जो बिहार के प्राचीन शिक्षा परंपरा और गौरवशाली प्रतीक है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध को धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में ध्यानस्थ प्रतिमा को दर्शाया गया, जो ज्ञान शांति की भूमि के रूप में बिहार के ऐतिहासिक पहचान को प्रकट करती है। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा राजगीर घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित है और मूल प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। झांकी में बोधि वृक्ष के विशेष रूप से दर्शाया गया है, जो ज्ञान के प्रकाश का प्रसार का
प्रतीक माना जाता है। इस संपूर्ण परिस्थिति का मुख्य उद्देश्य था बिहार को ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि के रूप में स्थानांतरित करना और उसकी संस्कृति विरासत को शैक्षणिक वैश्विक मंच पर सम्मानित कर रूप से प्रस्तुत करना। बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षकों के न्यूनतम संख्या हेतु मानदंड क्या है? बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक 1 से 5 और मध्य विश्वविद्यालय 6 से 8 शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक प्रधानाचार्य सहित अनिवार्य होंगे और छात्रों की संख्या 1 से 120 तक होने की स्थिति में 5 शिक्षक अनिवार्य होंगे। 120, 121 से 150 छात्र होने पर 100 शिक्षक अनिवार्य होंगे और 150 से अधिक छात्रों की स्थिति में अतिरिक्त 40 शिक्षक 150 से अधिक छात्रों की प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मध्य विद्यालय 6 से 8 में कक्षा में 1 से 8 तक के स्कूल में कम से कम 9 शिक्षक प्रधानाचार्य सहित अनिवार्य होंगे। छात्रों की संख्या 105 तक जाने की स्थिति में विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होगी। विज्ञान और गणित का एक, सामाजिक अध्ययन का एक, हिंदी का एक, अंग्रेजी का एक शिक्षक होगा। आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत के शिक्षक होंगे। फिर आता आपका 105 से अधिक छात्र होने पर प्रत्येक 35 छात्रों में एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अन्य प्रमुख निर्देश क्या है? तो प्रत्येक शिक्षक के पास एक समर्पित कक्ष होना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक के पास एक समर्पित कक्षा या कक्ष होना अनिवार्य है। शिक्षक आवश्यकता का आकलन विद्यालय में उपलब्ध कमरों के आधार पर किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे 31 जनवरी 2025 तक सभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। बिहार में पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन मेन्यू में बदलाव। महत्वपूर्ण बिंदु 5 तथ्यों में क्या है? पोषण और विविधता पे जोर। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पीएम पोषण मेन्यू में बदलाव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को संतुलित और पोषक आहार उपलब्ध कराना है। प्रोटीन युक्त आहार की प्राथमिकता किए गए मेन्यू में सोयाबीन, दाल, मौसमी सब्जियों को शामिल किया गया है ताकि प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन बच्चों को मिल सके। स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रभाव या पहल का उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य के सुधारों के साथ साथ उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाना है। उपस्थिति दर में वृद्धि का लक्ष्य। यह योजना छात्रों को स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। राज्यव्यापी क्रियान्वयन या संशोधित मेन्यू बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा, जो राज्य सरकार की शिक्षा और पोषण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मेन्यू 15 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण 35.8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह संग्रहालय बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय, जिसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। इसमें इंडोर और आउटडोर थिएटर भी निर्मित किए गए हैं। यह संग्रहालय लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त मूर्तियां, शिलालेख, मृदभांड, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थरों संरक्षित किए गए, ये जो पहले अशोक धाम मंदिर सहित अन्य स्थानों पर रखे गए थे। फिर आता औरंगाबाद जिले में 195 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 11 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद जिले में 554 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 195 विकास योजनाओं को रिमोट से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सदर अस्पताल में 9 मंजिला मॉडल अस्पताल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, रिंग रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज जैसी प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास प्रयोग योजनाएं शामिल थी। 12वीं दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 7 से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच दरभंगा जिले में आयोजित होने वाले 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव DIFF दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा के प्रांगण में प्रारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस उत्सव में देश विदेश के 45 फिल्मों और स्क्रीनिंग की गई और समापन फिल्म दादा लक्ष्मी हुआ, जिसे यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया था। इसका आयोजन में 65 पुरस्कार, संस्कृति प्रस्तुति और सिनेमा क्विज आयोजन भी हुआ। दरभंगा जिले क्लब द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित यह उत्सव मिथिला और बिहार की संस्कृति, पहचान और वैश्विक मंच प्रदान करता है। बिहटा एयरपोर्ट को मंजूरी। फरवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। लगभग 459 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह एयरपोर्ट रूस की एक कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसे वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण हेतु बिहार सरकार ने 108 एकड़ भूमि से अधिक भूमि आवंटित की है। नमो भारत रैपिड रेल परियोजना 2025। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी शहर में रैली को संबोधित करते हुए नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। यह जयनगर से पटना के बीच संचालित होगी। यह ट्रेन 16 कोचों की होगी, लगभग में 2000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी और 116 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की सक्षम होगा।
कोसी मोची लिंक परियोजना 2025। 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सीईए द्वारा बिहार में क्रियान्वित की जा रही कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,282.32 करोड़ है, जिसमें से केंद्र सरकार 3,652.56 करोड़ की सहायता स्वीकृत की है। इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को पूर्वी कोसी मुख्य लहर के पुनर्निर्माण के साथ इसे 117.50 किलोमीटर तक विस्तृत कर कोसी मोची नदियों को जोड़ा जाएगा तथा कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन की सिंचाई के लिए मोड़ा जाएगा, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले के खरीफ मौसम में 2,10,516 हेक्टेयर के क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। पीएम किसान योजना के 19वीं किस्त जारी। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर जिले में जारी की है, जिसमें देश भर के लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, जिससे 2.41 करोड़ महिला किसानों को भी शामिल किया गया और इस किस्त के तहत किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई है। बिहार राज्य बेमुस वुशु चैंपियनशिप 2025। 22 से 23 फरवरी 2025 को बिहार राज्य बेविशु वुमेस विशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में जिला खेल विभाग और बिहार पशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान पे किया गया, जिसमें 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया और ओवरऑल खिताब मुजफ्फरपुर टीम ने जीता। इस चैंपियनशिप में सांडा और तुलाऊ जैसे विशु इवेंट शामिल थे, जो खेल की विविधता और तकनीकता को दर्शाते हैं। 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता 2025 14 से 19 जून 2025 को राजस्थान के जयपुर में स्थित पूर्णिमा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार की 32 सदस्यीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 14 पदक अपने नाम किए। फिर आता आपका नालंदा जिले में 820.72 करोड़ की लागत से वाली 263 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा जिले में 820.72 करोड़ की 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 361.66 करोड़ की 177 परियोजनाओं का उद्घाटन और 469.05 करोड़ की 86 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सिवाल प्रखंड के नंदन गांव में तालाब, पार्क और वातानुकूलित डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 महादलित परिवारों को मकान सौंपे गए और राजगीर कुंड परिसर में यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन भी किया गया। 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग। फरवरी 2025 में गया बिहार में 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो नामचिक बथानी प्रखंड के पत्थर कट्टी गांव की पहचान है, जहां 650 से अधिक कारीगर काले ग्रेनाइट पत्थर को भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्ति बनाते हैं। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार पत्थर कट्टी गांव का नामांकन रानी अहल्याबाई होलकर ने किया। यही और यहाँ के पत्थरों से गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर निर्मित हुआ है। बिहार का जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को जर्दालू आम, शाही लीची, करतनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग पहले से शामिल है। फिर आता है बौद्ध महोत्सव 2025। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के बोधगया में किया गया था, जिसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 सदस्यों के कलाकार भाग लिए हैं। इस महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को विविधता देखने को मिली। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखित खातून, पायल प्रीति ने लॉन बॉल के ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। बिहार में 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतकर पदक तालिका में 29वां स्थान प्राप्त किया है। फिर आता 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड में हुआ, जिसका उद्घाटन देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। राष्ट्रीय खेलों में कुल 35 खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसका शुभंकर मौली था। इसे उत्तराखंड के राज्य पंछी मोनोला से प्रेरणा लेकर बनाया है। इसमें कुल 33 खेलों के लिए पदक दिए गए हैं, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल का आयोजन किया गया। 39 राष्ट्रीय खेलों को वर्ष 2027 में मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार की घोषणाएं। बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने हेतु मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार में राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना की जाएगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित होंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विकास की योजना है।
बिहार के लिए शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें पूंजी निवेश के अतिरिक्त धनराशि पूर्वोदय योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना तथा IIT पटना में छात्रावास समेत आधारभूत संरचना के विस्तार की योजना शामिल है। गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर समग्र विकास हेतु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर समर्थन का आश्वासन दिया गया है। साथ ही नालंदा को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और उनके विश्वविद्यालय के गौरव को पुनः स्थापित किया जाएगा। पंडित कोसी नहर परियोजना के लिए समर्थन के लिए। फिर आता है सौर्य वेदनाम उत्सव 2025। आयोजन हो रहा है 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को जनता को जोड़ने और युवाओं को सेना में प्रेरित करना है। उद्घाटनकर्ता बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। उत्सव में भारतीय सेना ने 9वें वज्र तोप WLR स्वाति और T-90 भीष्म टैंक और BMP वाहन प्रदर्शन किए हैं, जबकि भारतीय सेना द्वारा एक Su-30 MKI MN-32 चेतक हेलीकॉप्टर फायर प्लास्ट और आकाशगंगा टीम ने 8000 फीट की स्काई ड्राइव किया है। फिर आता है 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। 20 से 21 जनवरी 2025 को मध्य पटना स्थित बिहार विधानमंडल परिसर में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन संपन्न हुआ। इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला ने की और सह मेजबानी बिहार विधानमंडल ने किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का एजेंडा था संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान था। सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण संकल्प दिए गए। पहला क्या है? संविधान निर्माताओं की प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि। मूल्यों के अनुरूप सदन संचालन का संकल्प। विधायी संस्थाओं के श्रेष्ठ संवाद का संकल्प। संविधान के 75 वर्ष भर अभियान का संकल्प। टेक्नोलॉजी और AI की सेवाएं बेहतर करने का संकल्प। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार राज्य विधानमंडल के सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो कागज रहित डिजिटल विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद की कार्यवाही और दस्तावेज जल्द ही AI की मदद से 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। बिहार भूमि सर्वेक्षण। राजस्व, भूमि और भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर अब दिसंबर 2026 कर दी है, ताकि किसी भी स्तर में जमीन के मालिकों की परेशानी ना हो। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार देश की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जहाँ भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण हर साल बड़ी संख्या में जमीन विवाद सामने आ रहे हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु सरकार ने 2020 में 45,000 गाँवों में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की थी। प्रधानमंत्री मोदी की दरभंगा दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में लगभग 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य, रेल और सड़क, पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में 1260 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी और NH 327E के 4 लेन वाले गलगिया अररिया खंड, NH 322 का, NH 31 रेल ओवरब्रिज का, NH 110 के बंधुगंज रेल का उद्घाटन किया है। इसके बाद अन्य लक्ष्य क्या है? तो आठ नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें रानीगंज, कोटरिया, बांका, सेवरन, चकई और मरिहा खंड प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने 1740 करोड़ के रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सोननगर बाईपास रेलवे लाइन औरंगाबाद की आधारशिला रखी और 220 करोड़ की लागत की रखी जाएगी। 1520 करोड़ के रेलवे परियोजनाओं में राष्ट्र को समर्पित किया, और जिसमें झजरापुर, लोकाहा, अमान परिवर्तित दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन और रेल लाइन दोहरीकरण शामिल है। झंझापुर लोकाहा खंड में मेमू ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की गई है। देश भर की विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किया गया है। 4020 करोड़ की रुपए की लागत से पेट्रोल और गैस क्षेत्रों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नेटवर्क की शुरुआत की गई है। बनौली रिफाइनरी में इंडियन ऑयल और ब्यूटेन निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। फिर आता बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का निधन। शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु की अवस्था में हो गई। वे बिहार में स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थे। छठ गीतों की लोकप्रियता और लोक संस्कृति को पहचान दिलाने में उनका योगदान अविश्वसनीय रहा। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के हुलास गाँव में हुआ था। उन्होंने मगध शिक्षा
मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक गायिका और शास्त्रीय गायिका थी। उनका सक्रिय गायन कार्यक्रम 1980 से 2024 तक रहा। उन्होंने संगीत योगदान में पद्मश्री 1991, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000, पद्म भूषण 2018 और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 जैसे राष्ट्र सम्मानों से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। शारदा सिन्हा ने मेरे प्यारे, मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे 2 बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाया है। शारदा सिन्हा को अनेक छठ गीतों में केलवा के पात पर और उग हो सूरज देव विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। फिर आता प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2024 को बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 6,640 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के आदिवासी कल्याण और बुनियादी ढांचे में सुधार, युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजनाएं शामिल है। पीएम जनमन योजना के तहत बने 11,000 आवासों में गृह प्रवेश समारोह में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए 23 मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, 30 अतिरिक्त एएमयू का उद्घाटन किया। 300 वन धन विकास केंद्र बीडीबीके और 10 एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय ईएमआरएस का उद्घाटन किया। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य प्रदेश के 2 संग्रहालय, श्रीनगर और गंगटोक में 2 अनुसंधान संस्थानों के वर्चुअल उद्घाटन किया है। आलू की कुफरी चिप्सोना के एक किस्त का प्रोत्साहन। कुफरी चिप्सोना एक का उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बिहार में 7 जिले औरंगाबाद, गया, पटना, नवादा, सारण, समस्तीपुर और वैशाली का चयन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 150 हेक्टेयर भूमि पर किसानों की भागीदारी इस किस्म का उत्पादन किया कि बीजों के आपूर्ति बिहार राज्य बीमा बीज निगम के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की पहली किस्त की राशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की है। आगामी 100 दिनों में इन लाभार्थियों को 80,000 रुपए के द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 दिनों का कार्य के लिए 22,050 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। फिर आता है आपका बिहार में बाल विवाह रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। बिहार सरकार ने बाल विवाह के रोकथाम और उन्मूलन के लिए बिहार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठित करने का निर्णय लिया है, जिसके उद्देश्य पुलिस और एजेंसियों को निर्देशित करना है, पीसीएमए के मामले में सख्ती से निपटना होगा और सीएमपीओ और एसजेपीयू के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है। फिर आता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के अनुसार बाल विवाह की दर मामले में बिहार का स्थान देश भर में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 40.8% महिलाएं 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। ईटी गवर्नमेंट डिजीटेक पुरस्कार 2025। मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सरकारी डिजीटेक पुरस्कार समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को पहल सार्वजनिक क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन लीडर के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। बिहार कृषि ऐप एक ऐप विभाग द्वारा विकसित एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं, फसलों के बाजार भाव और मौसम पूर्वानुमान, शिकायत समाधान, कृषि परीक्षण आदि तक पहुंच प्रदान करता है। फिर आता है बिहार दिवस 2025। 22 से 24 मार्च 2025 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले बिहार दिवस समारोह में राज्य की संस्कृति, विरासत और विकास उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 1912 पुस्तकालय का विमोचन किया है। फिर आता है विक्रमशिला प्राचीन शिक्षा केंद्रों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू। राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में 10 वर्षों के बाद बिहार में विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। भागलपुर के अतिचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहचान के लिए दी जाएगी और एएसआई द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। सपेत टकराव विश्वविद्यालय 2025 का उद्घाटन 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम का आयोजित होगा। सपेत टकराव विश्वविद्यालय 2025 में भारत के पहली बार स्वर्ण पदक विजय जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
फिर आता है इस विश्व कप में कुल 8 देशों में, या विश्व कप में कुल 8 देशों ने पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें थाईलैंड के 5 पदक जीतकर अब पहले स्थान पर रहा। अब भारतीय पुरुष टीम ने रेगू श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महिला युगल टीम ने बेहतरीन खेल के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। भारत में कुल पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य शामिल है, और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जबकि प्रतियोगिता में 20 देशों में 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मेजबानी भारतीय सपेरा टकरा महासंघ ने की, और यह ISTF विश्व कप का 5वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 14 से लेकर 15 मई के मध्य बिहार में पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर जिले में आयोजित की जाएगी, जबकि जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग की स्पर्धा नई दिल्ली में की जाएगी। गज सिन्हा का शुभारंभ घोषित किया जाएगा, और 12 दिवसीय आयोजन में कुल 28 खेलों, 27 स्पर्धाएं और 1 प्रदर्शन खेल और 285 स्वर्ण पदकों को प्रतिस्पर्धा हुई है। थीम क्या है तो बिहार, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। शुभारंभ कौन है तो गज सिंह है। महाराष्ट्र में 158 पदकों के साथ 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहले स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने हरियाणा 39 स्वर्णों के साथ 117 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि राजस्थान अपना तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। जीतने वाले में पिछली बार वे 21वें स्थान से 6 पायदान ऊपर बढ़ के 15वें स्थान पर पहुंच गया, जो अब तक का सर्वोच्च प्रदर्शन है इसका। मोतीपुर पंचायत को मिला क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। यह पंचायत को मुखिया को प्रेमा देवी ने 50 लाख के पुरस्कार राशि प्रदान की है। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल कार्यों के उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर में केवल 3 पंचायतों को दिया जाएगा, जिसमें बिहार के मोतीपुर एकमात्र चयनित पंचायत है। मोतीपुर एकमात्र चयनित पंचायत है। फिर आता मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना 2025। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का उद्देश्य पूरे बिहार में चिन्हित किए गए 2 लाख ताड़ों के पेड़ों के नीरा के उत्पादन सुनिश्चित करना, और बिहार में ताड़ी निकालने वाले ताड़ वृक्षों के मालिकों को रोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें 20,000 ताड़ी श्रमिकों को 8 रुपये प्रति लीटर और ताड़ वृक्ष मालिकों को प्रति एकड़ 585 रुपये, 10 पेड़ों पर अधिकतम 5,850 रुपये DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यह योजना अप्रैल से जुलाई तक निषेध, उत्पादन और निबंधन विभाग की आजीविका द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार 2025 बिहार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची। बिहार में कौन कौन को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? सबसे पहले डॉक्टर शारदा सिन्हा मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है कला के लिए। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है सार्वजनिक मामलों। पद्म भूषण मिला है। फिर आता है किशोर कुणाल मरणोपरांत पद्मश्री मिला है सिविल सेवा के लिए। किशोर कुणाल को मरणोपरांत मिला है पद्मश्री सिविल सेवा के लिए। भीम सिंह भावेश पद्मश्री मिला है सार्वजनिक कार्यों के लिए। हेमंत कुमार को पद्मश्री मिला है चित्कर्ष के लिए। निर्मला देवी को पद्मश्री मिला है कला के लिए। और विजय नित्यानंद सुरीश्वर महाराज को पद्मश्री मिला अन्य अध्यात्मवाद के लिए। बिहार में पूंजीगत मंदिरों के मठों का पंजीकरण। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सभी अपंजीकृत मंदिरों और मठों के धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसके अचल संपत्ति की जानकारी बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को दी जाएगी, जो विधि आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। BSBRT के अनुसार राज्य में 2,512 अपंजीकृत मंदिरों के पास 4,312.64 एकड़ और 2,499 पंजीकृत मंदिरों के पास लगभग में 18,456 एकड़ भूमि है। सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर वैशाली जिले में 438 है। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत राज्य में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों और धर्मशालाओं और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण होना चाहिए। विराट नारायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, जिसका आकार 1,080 फुट लंबा और 540 फुट चौड़ा है। इसमें कुल 12 शिखर होंगे, जिसके मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, और मंदिर में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। यह 2027 के रामनवमी के दिन लोगों को समर्पित भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन कर पाएंगे। विराट विक्रमशिला कटरगिया गंगा रेल पुल परियोजना। अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने विक्रमशिला कटरगिया गंगा रेल पुल परियोजना के लिए 2,549.17 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है।
पहले चरण में 1153 करोड़ की लागत से गंगा नदी का पुल का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में शेष राशि के रेल लाइनें बिछाने और भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। यह पुल 26.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बिहार में आम, लीची, केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल। बिहार में किसानों को लीची, आम और केले की खेती को रकबा बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। किसान को प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। या केले की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। क्या लगा, किसान को खेती प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और केले की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। लीची का रुकबा बढ़ाने के लिए 6 जिलों का चयन किया गया, जिसमें वैशाली, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान। वैशाली, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान है। बिहार लीची, आम, केले के उत्पादन में शीर्ष में बिहार में लीची में प्रथम स्थान पर, आम में तीसरे स्थान पर और केले में 8वें स्थान पर हम लोग आते हैं। बिहार मधुबनी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 2024 30 नवंबर 2024 को मधुबनी में आयोजित होने वाले क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 50,254 अभ्यर्थियों का कुल 1,121 करोड़ रुपए के ऋण का वितरित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में जागरूकता लाई गई। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नाबार्ड को 1,155.84 करोड़ की ग्रामीण सड़क परियोजना और सिडबी को 75.52 लाख की स्वीकृति दी गई है। बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दीप प्रज्वलित कर खेल जगत में सबसे बड़ी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का मसाल का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता क्या नाम है? मसाल है। आयोजन तिथि 22 से 24 मई 2025 को होगा। कुल 5,900 संकुल स्तर के विद्यालयों में प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जिसमें से कुल प्रत्येक स्कूल में 77 छात्र छात्राओं ने भाग लिएगा। मौर्य काल के 80 स्तंभों वाला सभा भवन का खुदाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पटना के कुम्हरार क्षेत्र में संरक्षित स्थल में 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभा भवन के एक हिस्से की खुदाई शुरू की है। यह मौर्य सम्राट के स्थापत्य कला का एकमात्र जीवित साक्ष्य माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दफन पत्थरों के स्तंभों की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करना है। मैग्नीज प्रदूषण से बढ़ रहे कैंसर के मामले। महावीर कैंसर अस्पताल पटना में हालिया अध्ययन से पाया है कि बिहार के गंगा मैदानी इलाकों में पानी में मौजूदा मैग्नीज Mn मौजूदा कैंसर बढ़ाने में मामलों में एक प्रमुख कारण बन रहा है। कैंसर के लिए कई कारण हानिकारक पाए गए, जिसमें से मैग्नीज विषमता एक प्रमुख टेस्ट तत्व के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, जो कार्सिनोजेनिक कैंसर निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने बिहार के पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण में 1,446 कैंसर मरीजों को रक्त के नमूने की एकत्रित किए हैं। अब आता है सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार सरकार और शंकर आई फाउंडेशन के बीच MOU। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में एक सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण और संचालन के लिए शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के साथ समझौता ज्ञापन कर MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत बिहार सरकार पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ भूमि में ₹1 के टोकन राशि पर मामूली लागत पर सशर्त पट्टे आवंटित करने को मंजूरी हुई। इस अस्पताल में 75% रोगियों को निःशुल्क उपचार मिलेगा, जबकि 25% शेष पर रोगियों की सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे मुफ्त इलाज के पात्र होंगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 19 से 20 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कार्यक्रम राज्य के 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव किया है, जिसमें राज्य सरकार को एक वर्ष के भीतर ठोस निवेश को बदलने का संकल्प लिया गया है। कहाँ होगा? तो ज्ञान भवन पटना में। कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रत्येक 5 से 10 MOU के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो 11 चिन्हित क्षेत्रों में भूमि सुनिश्चित करने और जरूरी मंजूरियां दिलाने के लिए निवेशकों की सहायता करेंगे। 2 दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 423 निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैथिली को नहीं मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बार बार मांग के बावजूद मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, लेकिन क्योंकि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के पास को अब औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा था। शास्त्रीय दर्जा देने के लिए प्रक्रिया पहले भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति अनुशंसा करती है, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचित आवश्यकता होती है। महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 11 से 20 नवंबर 2024 को राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी स्टेडियम में आयोजित होने वाली स्पोर्ट्स के 6 टीमों ने भाग लिया। 6 टीमों ने
भाग लिया है। हाल ही में फाइनल में चीन को हराकर तीसरा खिताब जीता, जो जापान का तीसरा स्थान हासिल किया है। कुल 20 मैचों में 86 गोल किए और प्रत्येक मैच औसतन 4.3 पर। भारत की दीपिका सहवाग ने 11 गोल का टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रही और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार चीन की टैन जुंगयांग को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का कुपार किताब सम्मान आपको मिला है, जापान के कू योडो को मिला है। मलेशिया महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया थी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर कौन थी? तो गुड़िया थी। यह लुप्त प्राय प्रजाति गौरैया से प्रेरित है, जो बिहार की बेटियों की एक स्नेह का प्रतीक है। बल्कि यह खिलाड़ियों की दृढ़ता, आत्मविश्वास और शक्ति के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी दर्शाती है। लोगो बोधि वृक्ष था, इसका लोगो बोधि वृक्ष था, जो विकास और लचीलेपन का प्रतीक है। गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना। हाल ही में गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम ने और बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण के बीच राज्य समर्थन समझौते और शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह क्लस्टर अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। यह क्लस्टर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 39 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 1670 एकड़ भूमि में 139 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। इसमें मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचा और प्लग एंड प्ले सुविधा जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और जल निकासी व्यवस्था शामिल होगी। युवा संगम चरण 5 का पहल। नवंबर 2024 में युवा संगम चरण 5 पहल के तहत बिहार में 44 प्रतिनिधि, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के यात्रा के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, सह-संस्कृत एकीकरण, साझा ज्ञान साझा करना और विविधता की एकता को बढ़ावा देना है। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी, जिसमें छात्र, स्वयंसेवक, युवा, पेशेवर शामिल हैं। फिर आता है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। जून 2025 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत बिहार में कुल 649 नए पुलों का निर्माण को मंजूरी दिया गया है। इस मंजूरी में पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक प्राथमिकता मिली है, जिसमें कुल 54 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 1954.21 मीटर होगी। इस पर लगभग में 20,554.26 लाख की राशि खर्च की जाएगी। यह राजधानी पटना के जिले के 14 पुलों का निर्माण की योजना है, जिसमें कुल लंबाई 569.13 मीटर होगा और इस पर लगभग में 7,203.72 लाख अनुमानित लागत आएगी। अडानी समूह ने 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के वसीलीगंज औद्योगिक क्षेत्र के अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी की 1600 करोड़ की सीमेंट ग्रेडिंग इकाई की आधारशिला रखी, जिसमें 6 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA की क्षमता के साथ चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 3 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। पहला चरण दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने का संभावना है। इसके लिए 67.90 एकड़ भूमि के बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई है। GI टैग हेतु राज्य कृषि विभाग ने BAU के संयुक्त प्रयास किया। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU के सहयोग से बिहार राज्य कृषि विभाग ने कम से कम 54 क्षेत्रीय विशिष्ट उत्पादनों वाले भौगोलिक संकेत GI टैग दिलाने के लिए उद्देश्य से पहल की, जिसमें लिक्की चोटा, रोहतास और सोनाचूर चावल और गुनेशन टमाटर, पटना के सिंघाड़ा, दीघा का मालदा आम और जैसे प्रमुख 5 उत्पादों का अनुसंधान कार्य पहले ही जनता उन्नत अवस्था पहुंच चुका है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के 2 शिक्षक सिकंदर कुमार सुमन जो कैमूर जिले के हैं और तिरहानी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक, और डॉक्टर मीनाक्षी कुमार जो मधुबनी जिले के शिव गंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल की शिक्षिका का चयन किया गया है। फिर आपका आता है पुरस्कार के तहत उन्हें 50,000 नगद राशि और एक रजत पदक और पुरस्कृत पत्र प्रदान किया जाएगा। और यह सम्मान शिक्षकों के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है। उन्हें देश भर में कुल 50 शिक्षक चयनित किए गए हैं। अब आता है राजगीर खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का उद्घाटन। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी के भव्य उद्घाटन किया, जो न केवल बिहार का पहला बल्कि देश का 6ठा खेल विश्वविद्यालय है। इस परिसर में हॉकी, टफ, स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम जैसे आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए 24 बेड वाला एक उच्च स्तरीय युक्त अस्पताल भी बनाया है। उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की भागीदारी के प्रदर्शन मंच का आयोजन भी किया गया है, जिन्हें यह स्थान भारत का पहला खेल गंतव्य बन गया, जहाँ एक ही परिसर में खेल अकादमी और विश्वविद्यालय दोनों एक साथ मौजूद हैं। खेल परिसर में 24 इंडोर आउटडोर खेलों का
खेल परिसर में 24 इंडोर आउटडोर खेलों की सुविधा, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और एथलीट के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परिसर में एक अत्याधुनिक खेल पुस्तकालय भी होगा, जो एनआईएस पाटियाला के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार पुस्तकालय होगा। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण प्रारंभ। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कल्याणपुर प्रखंड में कथविया विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण के दूसरे चरण का आरंभ किया है। यह 3 मंजिला मंदिर जिसमें 3.76 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य जून 2023 में प्रारंभ हुआ और इसे 2025 तक पूर्ण करने की संभावना है। बिहार में 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मधुबनी के धीरज कुमार पांडे को उनकी संस्कृत पुस्तक परिभाषिका शब्द स्वयं वेदांत परिभाषिक संदर्भ में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। मधुबनी की मुन्नी कामत जो पुलपारस और सुरिहाई गांव के, उन्हें मैथिली भाषा कथा चक्कर चुरक्का के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नेहा झा मनी, जिनका 28 जून 1991 को मगरौनी मधुबनी में हुआ है, उन्हें मैथिली कविता संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 18 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार में बेहतर अवसर देने की घोषणा किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 4,000 रुपये, आईआईटी डिप्लोमा पास को 5,000 रुपये और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 6,000 रुपये मासिक इंटर्नशिप दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 5,000 युवाओं और अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दूसरे जिले में कार्य कर रहे 2,000 प्रतिमाह और राज्य के बाहर कार्य करने में 5,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त आजीविका सहयोग राशि अधिकतम 3 माह तक प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कलाकार योजना। कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को वरिष्ठ कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति दी है। पात्रता देखा तो यह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कलाकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कलाकार को वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यह योजना लाभ लेने वाले कलाकार के पास कम से कम 10 वर्षीय कलात्मक अनुभव होना आवश्यक है। आर्थिक लाभ और बजट। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र कलाकार को 3,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के कुल 1 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। भारत में 81वें और 82वें रामसर स्थल। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नकटी और नागी पंछी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। ये दोनों स्थल मानव निर्मित और बिहार के जमुई जिले के झंझारवन वन क्षेत्र में स्थित है। नागी पंछी अभ्यारण्य भारत में 81 रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया, जो बिहार के जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। नकटी पंछी अभ्यारण्य भारत के 82वां रामसर स्थल जो जमुई जिले के नागी पंछी अभ्यारण्य के पास स्थित है। यह जलाशय पंछियों के, स्तनधारियों, मछली और जलीय पौधे के 150 से अधिक प्रजातियों के अलावा आवास स्थल और नकटी वेटलैंड, जो भी वर्ष 1984 में पंछी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। नागी नकटी से जुड़े के साथ साथ अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए। पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील है, जिसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब आता है महात्मा गांधी की स्मृति में बना बापू टावर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की स्मृति में बापू टावर का लोकार्पण किया। यह टावर पटना के गर्दनी बाग क्षेत्र में निर्मित किया गया। इसकी ऊंचाई 102 फीट है और यह शंकुकार संरचना है, जिसके साथ एक आयताकार भवन का परिसर में शामिल है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आयोजित बहु खेल पैरा इवेंट खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस पैरा ओलंपिक खेल में महाकुंभ में देश भर में 1300 से अधिक पैरा एथलीटों को विभिन्न खेलों के प्रतिभाओं को उत्साहपूर्वक भाग लिया है। इसका आयोजन हरियाणा के शानदार प्रदर्शन हेतु 104 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं तमिलनाडु ने 74 पदकों के साथ दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश ने 64 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ बिहार में कुल मिलाकर 10 रही, जो 14वें स्थान पर रहती हैं। इस तरह करके हम लोग का बिहार का खत्म हो गया करंट अफेयर। अगर आप लोग बोलिएगा तो बिहार बजट को भी हम पढ़ा देंगे, पर आप लोग एक बार बोल दीजिएगा। और इसका मैं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, और इसका आप लोग बोलिएगा तो MCQ में ले आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।